नद्यादितीर्थस्नाने तु स्नानवस्त्रं न शोधयेत् वापी कूपगृहादौ तु स्नानादूर्ध्वं नयेत् बुधः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने नीच भंग राजयोग। इसको आज आपको थोड़ी सामान्यतया आपके लेवल पे आकर के समझाने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक नियमित दर्शिका हैं, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप लगातार पीछे के कार्यक्रम डाले जा रहे हैं। वो इसलिए डाल रहा था क्योंकि मैं था नहीं, और अगर इतने कार्यक्रम मैं बनाने लगूं, अब ज़रा सोच के देखिए कि मैं एक दिन में 3 कार्यक्रम बनाता हूं। एक राशिफल के लिए जो मेरे दूसरे चैनल पे जाता है, एक शाम का कार्यक्रम जो आप लोग देख रहे हैं अभी, और एक सुबह जो कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम जाता है वो। मतलब एक दिन में मुझे 3 कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, ये पर डे बनाना पड़ता है। उसके बाद कुंडली विश्लेषण जो फ़ोन पे टेलीफोनिक देखता हूँ वो, और उसके बाद अपना काम। अब चूँकि 14 तारीख से लेकर के अगर 20 तारीख तक बाहर रहा तो 3-3 कुंडली के हिसाब 3-3 कार्यक्रम के हिसाब से सोच लीजिए मुझे कितना कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। मर ही जाऊंगा मैं, कहानी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से पुराने कार्यक्रम डाल देता हूं, और वो वही कार्यक्रम डाले जाते हैं जो निश्चित रूप से बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके व्यूज़ नहीं गए होते हैं जितना जाना चाहिए। इस वजह से वही कार्यक्रम दोबारा डाल देता हूँ। आइए विषय पे लेके आता हूँ। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए। मेरी मजबूरी है कि मैं अगर गैप करूँगा तो नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। इस वजह से वही कार्यक्रम डाल देने पे थोड़े से जिन्होंने नहीं देखे होते हैं वो कार्यक्रम वो देख लेते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूँ। नीचभंग राजयोग ये सामान्य कार्यक्रम नहीं होगा, ये आपके नीच ग्रहों को लेकर के जो हमारे दिमाग में धारणा बनी होती है उसको लेकर के उसको क्लियर करने का कार्यक्रम होगा। शुरू करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ भी बताऊँगा। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में नीच का हुआ है, चाहे कोई भी, सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, मंगल देव कर्क राशि में नीच के होते हैं, बुध देव मीन राशि में नीच के होते हैं, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं, शुक्र देव कन्या राशि में नीच के होते हैं, शनि देव मेष राशि में नीच के होते हैं। अब कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में नीच का हुआ है और अगर वो नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाता है, मतलब सूर्यदेव 1 नंबर में उच्च के होते हैं, चंद्रदेव वृष राशि में उच्च के होते हैं 2 नंबर में, मिथुन राशि में मतलब चंद्रमा के बाद बुध मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, बुधदेव कन्या राशि में उच्च के होते हैं, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। अगर नवांश में ये ग्रह इन राशियों में चले जाते हैं तो इनका नीच भंग राजयोग माना जाता है, मतलब ये ग्रह राजयोग बना लेता है। ये तो साधारण बात है। अब जो गणितीय पक्ष कहता है वो ये कहता है कि कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में नीच का हुआ है, इस भाव का अधिपति अगर केंद्र में आ जाता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। अब वो ग्रह कमजोर नहीं रहा, अब वो रिवाइव करेगा और अपना परिणाम जातक को अपनी दशा काल में देगा। दूसरा, जो ग्रह किसी भी राशि में उच्च का हो रहा है तो उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है अगर वो भी केंद्र में हो जाता है तो वो ग्रह अपना नीच भंग कर लेता है। अगर गुरु मकर राशि में नीच के हैं और मंगल देव चूंकि मकर राशि में उच्च के होते हैं और केंद्र में हो जाएंगे तो ये भी नीच भंग राजयोग हो जाएगा, मतलब ग्रह अब नीचता अपनी भंग कर रहा है। तीसरा, जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है अगर उस भाव का अधिपति मतलब शनि या कोई भी ग्रह, यहाँ मैं शनि को रख कर बता रहा हूँ, तो शनिदेव या तो इन्हें देख लेते हों या तो मंगलदेव इन्हें देख लेते हों तो ग्रह का नीच भंग ऐसे भी होता है। एक नवांश के आधार पे, दूसरा केंद्र में बैठने के आधार पे, तीसरा उसको उस भाव का अधिपति देख लेने के आधार पे, मतलब उस राशि का अधिपति उसे देख रहा। चौथा क्या होता है कि यहीं पे शनि बैठे हों या यहीं पे उच्च की राशि का जो ग्रह, जैसे अगर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं तो शनि उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट है, वो यहीं बैठा होना चाहिए। या फिर उस राशि में मंगलदेव उच्च के होते हैं, मंगलदेव यहीं बैठे होने चाहिए। तो ये भी नीच भंग राजयोग बनाता है और ये ग्रह को
अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देने को विवश कर देता है। अब इसमें भी बहुत ही क्रीम क्वालिटी का जो नीच भंग होता है वो कैसे होता है कि अगर गुरु जिस राशि में या कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में नीचता को स्थिति में जा रहा है तो डिग्री में काफी क्लोज होने पे वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम तरीके का नीच भंग राजयोग माना जाता है। अगर यहीं पे शनि बैठे हों या यहीं पे मंगल बैठे हों या जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है उसका ग्रह या उसका उच्च का स्वामी वहीं बैठा हो और डिग्री में काफी निकट आ रहे हों तो ये मतलब युद्ध में नहीं जाना चाहिए। दोनों ग्रहों के बीच युद्ध ना हो, अंतर हो 5 डिग्री से कम, है ना, दोनों सेम अंशों पे न विराजमान हो, तब ये सर्वोत्तम तरीके का नीच भंग राजयोग होता है। अब इसको जरा क्लैरिफाई करूं तो कोई भी ग्रह अगर नीच का हुआ तो पहले वो नीच हुआ, मतलब उसने आकाश मंडल का एक ऐसा कोना अपने लिए बना लिया जहां से उसकी दृष्टि अब सभी जगह नहीं जा सकती है। क्लियर है? अब वो देखने के लिए अपने आप को एक स्थिति में ला करके तब वो जीवन के किसी क्षेत्र पे, जातक के किसी जीवन के क्षेत्र को देखेगा, तब जाकर के वो हो सकता है कि उस जातक को अच्छा परिणाम दे। मतलब अगर नीच का हुआ है इसका अर्थ है कि वो डिप्रेस हो रहा है, बलवान कमजोर हो रहा है। परंतु अब उसमें भी बात आती है जो गणितीय के साथ तार्किक भी है कि कोई भी ग्रह, जैसे लग्न में गुरु, लग्न में सूर्य और लग्न में बुध, है ना, लग्न में गुरु, लग्न में सूर्य और लग्न में बुध नीच के भी होंगे तो ये जातक को बिगड़ने नहीं देंगे, उसकी अच्छाई देते रहेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर दशम स्थान में सूर्य, दशम स्थान में मंगल और दशम स्थान में शनि अगर नीच के होंगे तो भी ये जातक को अपना परिणाम देते रहेंगे, फिर भी ये उतने खराब नीच नहीं होते। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में शुक्र नीच के हों और चतुर्थ स्थान में ही चंद्रमा भी नीच के हों तो ये उतने खराब नहीं होंगे जितने कि किसी अन्य भाव में नीच के पड़े हों। उनका परिणाम अगर मान लीजिए यहाँ पे नीच के हो जाएंगे शुक्र और चंद्रमा तो बड़े खराब हो जाएंगे, पर यहाँ पे अगर नीच के होंगे तो उतने भी बुरे परिणाम नहीं देंगे, जातक को देते रहेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ शनिदेव नीच के हो जाते हों तो भी ये खराब नहीं होंगे, तो भी अच्छे माने जाएंगे, माने ही नहीं जाएंगे, वो अच्छे परिणाम देंगे भी। मतलब ग्रह किससे प्रभावित हुआ? आकाश मंडल के उस कोने से प्रभावित हुआ जहां वो नीच के होने के बावजूद भी जातक को जीवन में बहुत संपत्ति दे दे, धन दे दे, विवाह दे दे, सुख दे दे, संतान दे दे, श्रेष्ठता दे दे, गांधीर्य दे दे, धर्म दे दे, सब कुछ दे दे, वो जातक को दे देता है। अब उसमें भी बात आती है कि अगर ग्रह नीच हुआ है तो सामान्य बात है कि अब वो सामान्य नहीं रहा, है ना, अब वो नेचुरल उसका जो बिहेवियर था वो डिप्रेस हुआ है, वो नीचे गया है, ये कमजोर हुआ है। अरे भाई सामान्य बात है कि जो ग्रह उच्च का था अब वो नीच का हुआ, या जो ग्रह उच्च का होना चाहिए वो नीच का हुआ है, तो पहले उसने अपने आप को नीच बनाया, उसके बाद किसी दूसरे ग्रह के कारण उसकी नीचता भंग हुई, तब जाकर के वो राजयोग का परिणाम दे रहा है। मतलब अब वो ग्रह किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होकर के परिणाम करेगा। अब उसका जो अपना नेचर है वो अपने नेचर से प्रभावित ना होकर के दूसरे के प्रवेश द्वार से वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा। अगर गुरु नीच के हैं, अगर सूर्य नीच के हैं, तो अब इस ग्रह के नीचता का प्रभाव और परिणाम देने का जो परिणाम है वो या तो शनि पे डिपेंड करेगा या तो मंगल पे डिपेंड करेगा। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होता हुआ नीच का ग्रह परिणाम करता है। अब इसमें एक और भी बढ़िया बात है, जो ग्रह जिस ग्रह का, ध्यान से समझिएगा, जो ग्रह जिस ग्रह का नीच भंग कर रहा हो, जैसे उदाहरण देता हूं, मान लीजिए यहां मैंने गुरु को नीच का बिठाया है और मंगल को मैंने यहां बिठा दिया, और मान लीजिए उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल यहां बैठे हों और गुरु कहीं भी 12वें भाव में या किसी भी भाव में नीच के हुए हैं और यहां मंगल बैठे हों, तो अब ये ग्रह मंगल भी उतना मजबूत नहीं रह गया कि वो गुरु के परिणाम को और मजबूती दिला सके। नीच भंग करने वाला ग्रह स्वतः बलवान होना चाहिए, तब वो जाकर के बहुत मजबूत और श्रेष्ठ तरीके का नीच भंग राजयोग बनाएगा।
आप समझ रहे होंगे, आप मेरे ऊपर निर्भर हो गए और मैं ही कमज़ोर हूं, तो फिर तो कमज़ोरी खत्म, फिर तो और मजबूती खत्म हो जाएगी ना। तो कहने का अर्थ है कि जो ग्रह नीचता भंग कर रहा हो जिस ग्रह का, उसका अपना बल और उसकी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मायने रखती है। डिग्री के हिसाब से अगर मान लीजिए सूर्य 12वें में नीच के हुए हैं और शुक्रदेव यहाँ उच्च के होकर के यहाँ केंद्र में बैठे हैं, तो ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि इनका दिग्बल क्षेत्र है। अगर वहीं सूर्य 12वें भाव में नीच के हुए हैं और शुक्रदेव यहाँ बैठेंगे तो ये कमज़ोर नीच भंग माना जाएगा, क्योंकि ये दिशा के बल से, और अगर शुक्र के पास डिग्री का बल भी कमज़ोर रहेगा तो ये सूर्य का बहुत अच्छा नीच भंग नहीं माना जाएगा। इस वजह से सूर्य का नीच भंग का जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा कमज़ोर जातक के जीवन पे देखने को मिलेगा। आप समझ गए होंगे इसे कैसे मैं समझाना चाहता हूँ। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूँ। किसी भी नदी के किनारे नदी में स्नान करने के बाद वहाँ से बाहर निकल करके अपने वस्त्रों को वहीं पे धोना और निचोड़ना नहीं चाहिए। उसे घर लाने के बाद अपने घर पे निचोड़ना और धोना चाहिए। यह शिव पुराण की बात है, बहुत सामान्य बात नहीं है। शिव पुराण में बात आई है विश्वेश्वर संहिता में कि नदी में स्नान करने के बाद अपने भीगे कपड़ों को कभी भी वहाँ पे धो करके निचोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सामान्यतया जो निचोड़ने का जल होता है वो हमारे पितरों को जाता है। वो अपने घर पे ला करके उसे साबुन से धोना चाहिए, और नदी में स्नान करते समय कभी भी अपने बदन को रगड़ रगड़ करके नहीं नहाना चाहिए, वो दोष होता है, उल्टा वो पाप का लगना हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।